कल्पना जी, आप आपसे मैं पहली बार मिल रही हूँ। एक्चुअली सभी से पहली बार मिल रही हूँ अदर देन ऋतु जी। कल्पना जी, जी इस कार्य आप कहाँ से जी हैं भारत में? मैं वैसे मेरठ से हूँ मेरठ से। और नमस्कार 79 से जो है मैं मॉरिशस हूँ। जब मुझे आपका नाम फेमिलियर लगा था, मैं शायद किसी और वो मुरादाबाद से थी, तो मैं मेक श्योर करना चाहती थी। हाँ, नहीं मैं कुछ समय तक मुरादाबाद भी रही हूँ। मेरे पापा जो थे नमस्कार। वो पुलिस में थे। जी, मुझे वही तो ध्यान रहा। तो हाँ, मैं मैं मुरादाबाद भी थी कई सालों तक। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या था? लक्ष्मी चलिए अब नारायण हमारा शुक्ला। कार्यक्रम का समय हो गया ठीक है। है। हाँ जी, चलिए। मैं शुरू करती हूँ। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के इस आभासी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय वक्तागण और इस आभासी पटल से जुड़े हुए विभिन्न देशों से ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी हिंदी प्रेमियों का इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की ये स्क्रीन केवल तकनीकी का माध्यम नहीं है, बल्कि उन कक्षाओं की खिड़की है जहां परदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है। कभी शनिवार की सुबह, कभी माँ बाप की इच्छा से, तो कभी बच्चों के मन की जिज्ञासा से। आज का हमारा विषय है विदेशों में हिंदी शिक्षण, चुनौतियां और समाधान। ये साथ उन शिक्षकों के अनुभव को स्वर देगा जो अलग अलग देशों में विषम परिस्थितियों में हिंदी को जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। विदेशों में हिंदी शिक्षण करना केवल एक भाषा सिखाने का कार्य नहीं है, बल्कि भारतीयता की पहचान, स्मृति, संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इस मार्ग में अनेक चुनौतियां भी आती हैं। बहुभाषिक परिवेश होते हैं, सीमित समय होता है, सीमित संसाधन होते हैं, तकनीकी निर्भरता होती है, अनेक चुनौतियां होती हैं जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे आज के मंच में इस चर्चा करने के लिए उपस्थित हमारे अतिथियों में सर्वप्रथम हमारे साथ मॉरिशस से जुड़ी हैं वरिष्ठ साहित्यकार कवित्री कल्पना लाल जी। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर कादम्बरी आदेश। आप एक जानी मानी साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, साथ ही कवित्री भी हैं और हिंदी विद्या भवन के नाम से संस्था भी बहुत वर्षों से, लगभग 50 से अधिक वर्षों से स्थापित संस्था है आपकी अमेरिका में, उसको चला रही हैं। और हमारे साथ आज हमारी अतिथि वक्ता जो हैं डॉक्टर जरीना रहमतुल्लाह तजिकिस्तान से जुड़ी हैं, जो हिंदी विभाग तजिकिस्तान यूनिवर्सिटी की विभाग अध्यक्ष हैं। आपने हिंदी में पीएच भारत से की है, भारत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और अनेक विषयों पर आपका शोध कार्य है। आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और हमारे साथ से जुड़ी हैं कवि, साहित्यकार, लेखिका और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर विनीता कंवर जी। मैं ठीक बोल रही हूँ डॉक्टर विनीता कंवर जी? जी, विनीता कंवर जी, तो आप सबका मैं हृदय से पुनः स्वागत करती हूँ और आपके अनुभवों को आज हम साझा करेंगे हमारे इस आभासी पटल पर। और हमारे साथ हमारे सभी जुड़ गए हैं फेसबुक पे। अनु कुमार जनरल जुड़ गए हैं, जो हमेशा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तक्षशिला जी जुड़ गई हैं, श्रीलंका से ही हैं, लेकिन इन दिनों भारत में प्रवास कर रही हैं। आप सब दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पहला प्रश्न जो है वो मैं मॉरिशस से लेना चाहती हूँ आदरणीय डॉक्टर कल्पना लाल जी से। आप जिस देश में हिंदी पढ़ाती हैं दीदी, वहाँ की स्थानीय भाषा और संस्कृति ही शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करती है और आप इसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? आप इतने वर्षों पहले, अभी बताया भी आपने कि लगभग 30 वर्षों से अधिक समय हो गया आपको मॉरिशस में रहते हुए, और वहाँ पर आप शिक्षा का कार्य कर रही हैं, हिंदी की ध्वजा फहरा रही हैं। और मुझे मालूम है कि मॉरिशस भी एक गिरमिटिया देश है, उसके अलावा वहाँ पर बहुभाषी लोग रहते हैं। तो आप किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करती हैं हिंदी के लिए? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, मंच आपका है।
धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले तो आपका आभार करूंगी, आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं और कुछ अपने मन की बात भी आप सबके साथ साझा कर सकूं। लेकिन क्योंकि मॉरिशस से है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है मॉरिशस की पहचान भी कराना चाहूंगी। हालांकि लोग आजकल तो सब लोग ही मॉरिशस को जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं उनको कुछ ज्यादा जानकारी ना हो। तो मॉरिशस जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में स्थित है। और आजकल जो है टीवी है, फिल्में हैं, इन सब के द्वारा जो है मॉरिशस की जान पहचान जो लगता है मुझे सबके साथ हो चुकी है। और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया है लगभग 30 साल तक। अब रिटायर्ड हूँ और आजकल लेखन में ज्यादातर लगी रहती हूँ। लेकिन मॉरिशस के बारे में बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है 325 प्राथमिक स्कूल हैं, 179 माध्यमिक स्कूल हैं और इसके अतिरिक्त जो है 1000 के करीब प्राइमरी स्कूल भी हैं जहां पर बच्चों को हिंदी के साथ पढ़ाया जाता है। अन्य संस्थानें भी हैं जिसमें कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, अन्य स्कूल हैं जो शनिवार की पढ़ाई करते हैं, शनिवार को उन लोगों को पढ़ाते हैं। हिंदी स्कूल फेडरेशन है जिसमें लगभग 70 से ज्यादा पाठशालाएं वो लोग चलाते हैं और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से ये कार्य किया जाता है। आर्य सभा मॉरिशस है, हिंदी प्रचारणी सभा है। हिंदी स्कूलों के माध्यम से जो है ये सभी लोग कक्षाएं चलाते हैं और इनकी जो है परीक्षाएं होती हैं, इन्हें इनकी पूरी सहायता की जाती है। सैटरडे संडे में भी जो है पढ़ाइयां होती हैं और इस तरीके से जो है ये कहते हैं कि जब मॉरिशस में गिरमिटिया थे उस समय से ये जो है परंपरा चली आ रही है, क्योंकि जब गिरमिटिया वहां पहुंचे थे तो उन्होंने जो था अपनी भाषा को प्रायोरिटी दी थी और कहा था कि हमारे बच्चे जो है हिंदी पढ़ें, हिंदी से दूर ना जाएं। तो उन्होंने जो है बैठकाओं में बना करके, कहीं पेड़ों के नीचे बैठ करके अपने बच्चों को हिंदी सिखाई थी। और ये गर्व के साथ कहने की बात है कि आज तक हिंदी जो है सभी विद्यालयों में मॉरिशस में पढ़ाई जाती है। प्राइमरी से लेकर जो है टर्शियरी तक जो है ये पढ़ाई जारी है। वैसे तो आज जो है हम बातचीत करने वाले हैं, जैसे अभी आपने कहा हिंदी शिक्षण और चुनौतियों पर लेकर कुछ बोलना है। तो चुनौतियां तो जीवन में साथ साथ चलती हैं। आप पहले जुड़ जाइए, बाद में जुड़ जाइए, जीवन भर जुड़े रहिए, लेकिन चुनौतियां जो हैं आपको छोड़ती नहीं हैं। और यही हमारा आज का विषय भी है। तो शिक्षा को लेकर के कहेंगे कि आज की शिक्षा जो है, हम पुराने समय की शिक्षा देखें और आज की शिक्षा देखें, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जमीन पर बैठकर पढ़ाई हुआ करती थी, किताबें थी नहीं थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आज जो है सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं और इतने बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं, लगता नहीं है कि वो स्कूल हैं, लगता है कितने बड़े बड़े जो आप किसी होटल में बैठे हुए हैं, इस तरीके के हैं। तो इनको देख करके, और साथ में जो है हमारी आजकल जो है सब सुविधाएं प्राप्त हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इंटरनेट है और उसके ऊपर AI भी अब आ गया है, तो उसकी भी सहायता लोग लेते हैं। यानी कि जो पहले का जीवन था, जिस समय हम पढ़ा करते थे और जो आज के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान अंतर है। हो सकता है इसके आगे क्या बदलाव हो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जहां तक मैं कहती हूँ ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट सब सही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये AI जो आया है, ये जो AI है, इससे सहायता मिलती है, लोग अपनी चीजें ढूंढ पाते हैं, जो उनको चाहिए ले लेते हैं, लेकिन ये कहां तक जो है साथ दे सकता है, क्योंकि मशीन है। हमारे अंदर जीवन है, हमें क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान है, लेकिन ये जो AI है इसकी पहचान जो है हम कहाँ तक कर सकते हैं, इसे कहाँ तक अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये हम नहीं जानते। कल क्या हो जाए,
क्या हो सकता है, इसके लिए हमेशा जो है हमें सावधान रहना होगा। और आज के जो विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं, पढ़ते हैं, ज्यादातर जो है आजकल इंटरनेट चल रहा है, कितना वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। आप एक शिक्षक हैं, आप भी जानते होंगे कि इन बच्चों के साथ में हम कहाँ तक इनको आगे ले जा सकते हैं, इनका कितना सहयोग हम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जितना ज्यादा आप सहयोग देते हैं वो लोग धीरे धीरे अपने आप को नीचा कर लेते हैं और आपसे ही सहयोग मांगते रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो हैं बच्चों को आगे करें, क्योंकि आजकल उनके पास सब सुविधाएं हैं। कम से कम वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं उसे करें, कोशिश करें, आगे बढ़ें, क्योंकि अध्यापक तो हैं, परेशानियां हैं उनके सामने, ये हम मानते हैं, लेकिन परेशानियों से जूझना पहला काम उनका है। फिर वो अपने जब नहीं आगे बढ़ पाते हैं तब जो है अध्यापक हैं, तब अध्यापक उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है शिक्षक ही आगे बढ़ के सब करता रहे और बच्चे जो हैं वो बड़े आराम से जो है नोट्स लेते रहें। तो ये जो है ये एक गलत रास्ता होगा। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि जीवन जो है वो चुनौतियों से भरा है, नित्य नई समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने खड़ी हैं, जिनके लिए हमें सावधान भी होना है और उनका सामना भी करना है। शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ बढ़ करके उनका मार्गदर्शन हमें ही करना है। अब ये मार्गदर्शन जो है कहना बहुत आसान है, लेकिन ये मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हम तय करेंगे, अध्यापक तय करेंगे। यदि हम उनको जो है सही मार्ग देना चाहते हैं, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो केवल यही नहीं कि जैसे आजकल ट्यूशंस चल रही हैं दे दी, नहीं, बच्चों को अपने आप आगे बढ़ना आना चाहिए, उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और ये भी है कि उनका, हम पीछे खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं, उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़कर अपना मार्ग जो है स्वयं प्रशस्त करना है, उन्हें स्वयं आगे बढ़ना है, अपने विचार चारों ओर फैलाने हैं, अपनी बात कहनी है। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल जो है सब अपडेट चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन जो हमारे सामने आता है वो कहाँ तक हमारा सहयोग देता है, कहाँ तक हमें आगे बढ़ाता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को धीरज से काम लेना होगा। और जो भी गलतियां हमसे हुई हैं या हो सकती हैं या हमारे आसपास के बच्चे करते हैं, हमें उनको जो है उन गलतियों से कैसे सीखते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सिखाना होगा, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा। यूं तो इसके ऊपर बहुत लंबे भाषण भी हो सकते हैं, लेकिन ये अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपने बच्चों को, अपने जो जिनको आप पढ़ाते हैं, उनको कहाँ तक और कैसे किस मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। समाधान बहुत सीधे हैं, चुनौतियों का उनके लिए क्या काम है, उनका काम ही पढ़ना है, चुनौतियों का सामना करना है। जब तक वो स्वयं चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो एक मार्ग है वो तो ये है कि हमारे दोनों ओर हमारे सहायक हैं, हमारे पीछे हमारे सहायक हैं, हमारे आगे हमारे सहायक हैं, लेकिन सहायक कब तक? परीक्षाएं हैं, उसमें आप बैठेंगे या हम बैठेंगे नहीं, वो उनको अपने आप ही आगे बढ़ करके आना होगा। और परिवार है बच्चों के लिए, उनका शिक्षक हैं,
परीक्षाओं की तैयारी करनी है। ये सब चीजें जो है उन बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमें ये नहीं है कि आज परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं या अगले सप्ताह शुरू होने वाली हैं तो अब हम कॉपी खोल कर बैठे, अब हम किताब खोल कर बैठे, अब आरंभ करें। नहीं, इसके लिए जो है एक पूरा रूटीन होना चाहिए, एक पूरा जो है उनका उन्हें बनाना चाहिए अपने लिए कि किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कि किस विषय के लिए क्या समय उचित है और कितना समय उचित है। और केवल यही नहीं कि जो परीक्षा में हो रहा है या जो कक्षा में हो रहा है उसी पर ध्यान दें, कुछ उससे भी आगे बढ़कर अपने लिए मार्ग तलाश करें। समय इनके पास में विद्यार्थियों के साथ होता है, पूरा साल उनके पास है। ये नहीं कहिए कि हाँ अब 1 महीने बाद एग्जाम है तो वो अब पुस्तकें खोलेंगे या अब तक जो है टीवी देख रहे थे या अब तक क्या कर रहे थे। ये चलता है, ये हम देखते हैं हर घर में ऐसे ही होता है। बच्चे जो हैं आसानी से मानते नहीं है, जो उन्हें देखना है वो देखते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो हमारे अध्यापक हैं उन्हें बताना है, जो हमारे परिवार में आपके जो भी बड़े लोग हैं उनको भी बताना है कि क्या उनके लिए सही है। बच्चे हैं वो तो अपनी तरफ से जो चाहेंगे करना चाहेंगे, आप माने ना माने वो उस मार्ग पर ही जाएंगे। लेकिन उनको पकड़ना, उनको सीधा करना, उन्हें सही राह दिखाना वो परिवार में लोगों का काम है और शिक्षकों का काम है। अपनी परीक्षा की तैयारी करें, शिक्षा को सीरियसली लें, कोई मजाक नहीं है। ये उनके लिए जीवन भर की मेहनत है। आज अगर मेहनत कर लेंगे तो जीवन भर जो है वो कुछ अच्छाइयों से जीतेंगे, कुछ ऊंची जगह पर अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन अगर उसको जो है वो बहुत आराम से लेंगे, समय लेकर लेंगे तो इसमें उनका ही नुकसान है। तो समय की कद्र करना सीखें। जीवन आसान नहीं है, समय समय पर वो आपकी परीक्षा लेगा। उस परीक्षा में आप भले ही माता पिता साथ में बैठे हैं लेकिन परीक्षा उनकी है। आप उन्हें उनके लिए तैयार कर रहे हैं, उन परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वे बच्चे जब तक स्वयं आगे बढ़ करके वो नहीं अपनी परीक्षा देंगे, उनके लिए कोई भी मार्ग सहायक नहीं होगा और मुश्किलें उनके सामने आएंगी। तो उन मुश्किलों को जीतना जो है, सबसे पहली जीत तो है परीक्षाएं हैं। क्योंकि जीवन जो है, जब हम स्कूल जाते हैं तो ठीक है, ट्यूशन भी लेते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब तक वो स्कूल का रिजल्ट नहीं आता है, आपके लिए बढ़िया जो है रिजल्ट नहीं होगा, तब तक जो है आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो है चुनौती है बच्चों के लिए भी, और बच्चों से ज्यादा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, माता पिता हैं, उनके लिए है। ऐसा लगता है कई बार तो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, माता पिता एग्जाम दे रहे हैं। कब उठना है, कब सोना है, क्या होमवर्क है, और ऐसे ही होता है। और आरंभ में जब तक बच्चे जो है इस उम्र तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा ही होता रहेगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें ही उन्हें मार्ग दिखाना पड़ेगा, हमें ही उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा उन्हें देनी है, हमें नहीं देनी है। जीतना उन्हें है, सतर्क उन्हें रहना है और साथ ही साथ शिक्षकों को भी रहना है सतर्क, और उन्हें बच्चों को जो है सही मार्ग अपने विद्यार्थियों को देना है, उन्हें सही राह दिखानी है। उनके जो है परेशानियां हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। और आप सब लोगों ने इसके आगे भी बहुत कुछ है, हम भी बना करके उनका टाइम टेबल दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है उन्हें खुद ही अपने आप को तैयार करना होगा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना। विद्यार्थियों को तैयार होना पड़ेगा, बिल्कुल उनको तैयार होना पड़ेगा, उन्हें ही जीवन में आगे बढ़ना है। हम तो उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ऊंचे स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए जो है शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, और जो भी आसपास में जो भी उनका सहायता कर सकते हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि उन बच्चों को सही राह दिखाएं, सही उनके साथ में खड़े रहें। उनकी शिक्षा के समय, उनकी परेशानियों के समय उनके साथ रहेंगे
तो वे बच्चे हमेशा ही हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमारी भी चिंताएं कम होंगी और जीवन में उनके लिए कुछ अच्छा ही होगा। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, सुंदर दीदी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर वे में बताया कि केवल शिक्षक ही नहीं, विद्यार्थियों को भी अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए। शिक्षक तो अपना प्रयास करते ही हैं, इसके साथ साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है। तो आपका बहुत बहुत आभार दीदी। और इस बीच हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हिंदी की गूंज, आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी भी जुड़ गए हैं और उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षा से संस्कार और आत्मविश्वास की ओर ले जाने का कार्य शिक्षक वर्ग का है। परीक्षा से इतना डरना क्यों? अभ्यास से बहुत कुछ सीखा जाता है। सही कहा निहार जी। संजय आनंद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, संगीता बाफना जी जुड़ी हुई है, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप सभी को साधुवाद दे रहे हैं। तो चलिए, मॉरिशस से अब हम रुख करते हैं तजाकिस्तान की ओर, क्योंकि तजाकिस्तान का इस समय इंटरनेट का थोड़ा सा मुश्किलात है वहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि समय से मैं वक्तव्य ले लूँ हमारी अतिथि वक्ता का, डॉक्टर जरीना रहमतुल्लाह जी का। आप हिंदी विभाग अध्यक्ष तजाकिस्तान यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी भाषा बिल्कुल अलग है, आपका देश बिल्कुल अलग है, और फिर आपने हिंदी की शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है पीएचडी आपने भारत आकर की, और वो भी बहुत अलग विषय में आपकी पीएचडी थी। उसके बाद आपके शोध भी बहुत अलग हुए। उसके बाद आप पुनः तजाकिस्तान गई और वहाँ हिंदी विभाग में आपने हिंदी शिक्षण कार्य को चुना। तो एक अहिंदी भाषी देश में, और आप स्वयं भी अहिंदी भाषी हैं, तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था वहाँ हिंदी सिखाने के लिए, और हिंदी विद्यार्थियों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए? हमारे दर्शक आप जानना चाहेंगे, मंच आपका है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तराखंड लेखा गांव के बाद आपसे दोबारा मिल रही हो। अतिला जी नमस्ते जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर रितु शर्मा जी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण किया, बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा कर रही हो। बिल्कुल ठीक है, मैं ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 40 साल तक काम कर रही हूँ और इससे 35 साल हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ। बिल्कुल ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा हिंदी के अध्यापन की परंपरा मिलती है तथा उसकी पढ़ाई और उसमें अनुसंधान पीएचडी और शोधोत्तर स्तर तक मिलता है। हिंदी भाषा का अध्ययन हमारे देश में साल दर साल प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, ये सच है। आज की दुनिया में ज़्यादातर बिजनेस के लिए, रोजगार को गुजारने चलाने के लिए ज़्यादातर युवक लोग ज़्यादातर इंग्लिश या चीनी सीखना चाहती है, लेकिन हमारे देश में हमारे जो युवक है ज़्यादातर इसके बराबर इंग्लिश तो सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी में भी बहुत जुड़ा है। क्यों ऐसा है? हिंदी सीखना हमारे लिए हम कठिन है, हम बहुत आसान है। आसान इसलिए कि बहुत फारसी ज़्यादा शब्द हिंदी में है, हिंदी भाषा में है, मिलता है। क्योंकि हमारी भाषा ताजिकी भाषा ये फारसी का एक शाखा है और सुनने में समझने में तो थोड़ा सा आसान है। आसान भी ये फारसी शब्द है, दूर नज़दीक, मोहब्बत, दिल, मतलब। लेकिन जब तक सुनने में, गाने में जो हिंदी को किस लिए हम सीख रहे हैं, क्यों हमारे युवकों के लिए हिंदी के प्रति इतना स्नेह है, कहाँ से? सबसे पहले ये बॉलीवुड फिल्मों के खैरियत से। मेरी माँ जब जवान थी तो बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं राज कपूर की फिल्म और दूसरे ऐसे वैसे बहुत
उनकी इच्छा थी कि हिंदी सीखे, लेकिन उस जमाने में यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ऐसे हिंदी विभाग नहीं थी। मेरी उम्र में ये तो खोले गए हैं, तो मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा कर लिया और बहुत खुश भी हूँ। सीखने के लिए, सिखाने के लिए कठिनाई तो बहुत नहीं है, लेकिन है जब व्याकरण तक हम आते हैं, खास करके हमारी भाषा, ग्रामर, हमारे व्याकरण की भाषा बहुत अलग है, हिंदी तो बहुत अलग है। किस लिए? सबसे मुश्किल, सबसे कठिन हमारे स्टूडेंटों, विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखना ये है कि हमारे भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, और उनको याद करने के लिए कि मतलब घर ये पुरुष का शब्द है और खिड़की ये औरतों की शब्द है, ये तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इनको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादातर अभ्यास देते हैं, समझाते हैं, काम करते हैं। जो कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियां, भीष्म सहनी की कहानियां, और ऐसे वैसे बहुत काम करते हैं। इसके लिए पाठ्य पुस्तक भी है, अपनाते हैं। इससे पहले मैं कहूँ कि हमारे एक ग्रुप में 16 बच्चे पढ़ते हैं, 16 विद्यार्थी है, और जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपनाते हैं। हमारे यहाँ राजदूतावास है, मतलब हमारे यहाँ भारतीय राजदूतावास है, और 2-3 साल के सीखने के बाद वे भारतीय राजदूतावास में परीक्षाएं प्राप्त करते हैं, पास करते हैं। अगर अच्छी तरह पास करेंगे तो वे आगे सीखने के लिए आगरा हिंदी संस्थान जाते हैं। ये भी अच्छा काम है। और हिंदी भाषा और साहित्य ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एशिया एवं यूरोपीय भाषाओं की संकाय में बढ़ाई जाती है। आप ये एक हिंदी उर्दू अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। एक ये प्रमुख हिंदी, मतलब हिंदी सीखने के लिए हमारे ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा केंद्र ये हमारे ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में। हमारे स्नातक अभी कोई 5 साल पहले, शुक्रिया, दूसरे नगरों में भी अपना केंद्र खोला है, क्योंकि ना हर एक मतलब युवक राजधानी आ सकती है सीखने के लिए। ऑनलाइन भी है, सब कुछ है। हिंदी मतलब फिल्मों के अनुसार भी सीख सकते हैं, लेकिन रूबरू पढ़ने के लिए उस्तादों के साथ, गुरुओं के साथ, अध्यापकों के साथ पढ़ना ये दूसरा काम है। और बहुत मेरे ख्याल में, मेरे नज़र में, मेरे जो इतने अनुभव मैंने ले लिया इतने सालों में, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, क्लास में, कक्षा में पढ़ना ज़्यादातर लाभ उठाते हैं। और प्राय अध्ययन हिंदी सीखने के लिए 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का, जिनमें प्रारंभ में ही 3 वर्ष भाषा में सही उच्चारण, व्याकरण और बातचीत, अनुवाद के अभ्यास होते हैं, अभ्यास। दूसरे वर्ष में भाषा इतिहास तथा भूगोल, साहित्य का इतिहास तथा पुरानी कविताएं पढ़ाई जाती है, जिनमें कबीर, सूर, मीरा, तुलसी और आदि आते हैं। तीसरे वर्ष में भाषा और आधुनिक साहित्य की पढ़ाई होती है, कहानियां, उपन्यास, निबंध, नाटक, कविताएं आदि इनमें शामिल है। यहाँ से हिंदी पढ़ने कुछ लोग भारत में भी जाते हैं। मैंने कहा, पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक लिखने और प्रकाशित करने का काम भी होता है, हो रहा है अभी तक। ताजिकिस्तान में हिंदी की शिक्षा और शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विद्वान स्वर्गीय मुमताज उस्मानव, डॉक्टर हबीबुल्लाह रजाबफ और दूसरे हमारे उस्ताद थे जो लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब हिंदी विभाग तो सबसे सोवियत यूनियन में सबसे बहुत बड़ा और सबसे बहुत मजबूत केंद्र था हिंदी सीखने के लिए। वहाँ से आए हुए हैं हमारे उस्ताद। और सौभाग्य
प्रतिवर्ष भारत से दिल्ली से हिंदी सीखने के लिए, सिखाने के लिए भारत से भी एक उस्ताद, एक मतलब अध्यापक भी आते हैं। ये हमारे मतलब है, आते हैं, हमको मदद देते हैं। हर एक कक्षा में हिंदी सिखाते जाते हैं। प्रतिवर्ष हमारे देश में हिंदी साहित्य की कई नई कृतियों के अनुवाद प्रकाशित होते हैं। हर नई किताब या कृति का प्रकाशन हमारे ताजिक पाठकों के लिए एक क्या बताओ हर्षमय घटना होती है, क्योंकि पहले कोई 40 साल पहले हम मतलब प्रेमचंद, भीष्म साहनी, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी जी, जयशंकर प्रसाद और दूसरे बहुत मतलब सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के बारे में हम सिर्फ रूसी की भाषा के अनुदित में हमको मालूम हो गई थी। अभी तो हम सीधा हिंदी से ताजिकी में अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत कम कर रहे हैं। प्यार तो है हिंदी भाषा के प्रति, इसलिए हम कम करते। मैं खुद को एक भारत की एक छोटा सा टुकड़ा समझती हूँ। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुश हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जरीना रहमतुल्लाह जी, आपने बहुत सुंदर अपने वक्तव्य में बताया, थोड़ा हमको जानकारी भी दी आजों को कि किस तरह से तजाकिस्तान में हिंदी आई और फारसी से मिलते हुए शब्दों के कारण थोड़ी सी आनी भी हुई, और जो अध्यापिकाएं जो है भाषा से आते हैं और बहुत पुराने समय से एक बना हुआ है, तो ये संबंध जो है भारत और तजाकिस्तान का, मुझे भाषा का संबंध नहीं है, प्यार का संबंध भी है। आप वक्तव्य से मुझे पता लगा। और आप क्या क्या पढ़ते हैं, कभी कभी व्याकरण में दिक्कतें आती हैं। भारत में रहने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी वो लोग हिंदी सीखते हैं, व्याकरण थोड़ा सा अलग हो जाए। हिंदी का व्याकरण स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक आम बात है, जहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको मुश्किलात आती है, लेकिन आपने बहुत सुंदर अपने वक्तव्य में बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को आज बताई। आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो चलिए अब तजाकिस्तान से हम लोग चलते हैं अमेरिका की ओर, और अमेरिका से मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कादम्बरी आदेश जी को। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा प्रश्न है कि अतिला जी नमस्ते। अतिला जी आ गई है, बहुत भी किसी के घर में कुछ काम चल रहा है क्या? कृपया माइक आप सभी को नमस्कार, माफी चाहूंगी। नमस्ते अतिला जी। और मेरा प्रश्न है डॉक्टर कादम्बरी आदेश जी से कि आप एक परंपरागत सिद्ध गायिका भी हैं, एक शिक्षिका के रूप में भी आपने वहां पर अपना नाम बनाया है, साहित्यकार भी हैं आप। तो एक हिंदी शिक्षक के रूप में आप स्वयं किन आंतरिक संघर्षों से गुजरती हैं, और आपको क्या ऐसा लगता है कि हिंदी शिक्षक आज एक सिर्फ भाषा ही नहीं, भाषा सिखाने का ही काम नहीं कर रहा, बल्कि दो देशों के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का भी कार्य कर रहा है? इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। दीदी, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस विषय पर चर्चा भी की जाए कार्य के साथ साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया और फिर से आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है। भाग्यवश अतिला जी से भी बहुत जल्दी मिल पाई मैं दोबारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। मेरा नाम कादम्बरी आदेश है। मैं भारत की बेटी हूँ, ट्रिनिडाड की बहू हूँ, अमेरिका की निवासी हूँ और कनाडा की सिटीजन हूँ। तो धन्यवाद। तो मैं एक संगीतकार हूँ। सबसे पहले मैं सिंगर हूँ। मेरा जो एक कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ कहाँ पर है, वो मेरी सिंगिंग में है, मेरे म्यूजिक में है, लेकिन हिंदी मेरा प्यार है।
हिंदी से मुझे बचपन से बहुत लगाव रहा है। मैं भारत को प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ कई कहते हैं ना कई दिशाओं में। खेल-कूद में मैं बहुत ऊपर रही हूँ अपने समय में। आई थिंक शायद मैं एक उस गाँव उस शहर से उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक तबला वादिका थी मैं 1980s में जो उस स्तर पर पहुँची, जिसका श्रेय मैं फिर अपने माता-पिता को देना चाहूँगी, श्री मदन मोहन गोस्वामी जी, जिनका नाम बहुत बड़ा है संगीत जगत में मुरादाबाद से, जिन्होंने जो आज रामलीला होती हैं उसके लिए रामायण की धुनें बनाई, उस समय पे और रफ़ी साहब के साथ और बड़े-बड़े लोगों के साथ हमारा उठना-बैठना रहा। तो सांस्कृतिक विरासत हमें बचपन से मिली। भाग्यवश विवाह हुआ कनाडा में महाकवि हरिशंकर आदेश जी के घर में, जिनके पुत्र श्री विवेक शंकर आदेश जी से मेरा विवाह हुआ और जिनका कार्यक्षेत्र ट्रिनिडाद था, जो वेस्ट इंडीज भेजे गए थे 1966 में भारत सरकार की तरफ से, और उन्होंने वहां पर भारतीय विद्या संस्थान की स्थापना की। आज ये भारतीय विद्या संस्थान 60 वर्ष पूरे करने जा रहा है अगले वर्ष, और अभी भी इसमें कार्य वैसे ही चल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने वर्ष किसी संस्थान को चलाना भारत से बाहर बिना किसी सहायता के, और लोगों में उस चीज की रुचि पैदा करना, जो आसान काम नहीं था। तो थोड़ा सा भारतीय विद्या संस्थान के बारे में बताऊंगी कि जब उन्होंने शुरू किया, तो जैसे मैंने कहा कि स्थिति उस वक्त कोई बहुत अच्छी नहीं थी वहां की, लेकिन हाँ, लोगों के मन में प्यार था अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, और उसी को लेकर उन्होंने शिक्षण वहां पर प्रारंभ कर दिया संगीत का। संगीत ने हिंदी को सिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि संगीत की तरफ लोग खींचे चले आते थे अपने आप से। हिंदी के लिए आपको बुलाना पड़ता है, डर जाते हैं लोग कि भाषा सीखनी है। गाने गाना सबको अच्छा लगता था, गाने सुनना सबको अच्छा लगता था, तो वो छोटे बच्चा हो या बड़ा हो कोई, मुझे ये गाना अच्छा लगता है, मुझे वो वीडियो अच्छा लगता है, मुझे पेड़ों के चारों तरफ डांस करना है, तो उसके लिए हिंदी आनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो संगीत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हिंदी सिखाने में। आज ये भारतीय विद्या संस्थान की शाखा अमेरिका में भी है, कनाडा में भी बहुत काम हुआ है भारतीय विद्या संस्थान की तरफ से ही, तो उसी संस्था को हम चला रहे हैं यहाँ पर। अब चुनौतियां जो हैं वो यहाँ की और ट्रिनिडाद की बिल्कुल काफी अलग रही हैं। अमेरिका की चुनौतियों में जो मैंने पाया सबसे अधिक क्या था कि अमेरिकन, जब हम अमेरिका आते हैं तो हम प्लेन में बैठते ही शायद अमेरिकन अपने आप को महसूस करने लगते हैं। हमें अपनी भाषा पे गर्व होने की बजाय हम पीछे हटने लगते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपनी भाषा को प्यार करें और उस पर गर्व करें। हम महसूस करें कि हमारी भाषा किसी से कम नहीं, किसी भाषा से कम नहीं, बल्कि जैसे रितु जी ने कहा, ये एक सेतु है। ये तो आपको अपनों से भी यहाँ पर जोड़ के रख सकती है। इसमें इतनी सामर्थ्य है, इसमें इतनी शक्ति है। जहां मैंने देखा कई बार, अगर कोई अकेला बैठा है कहीं बड़ी दूर, किसी का परिवार यहाँ नहीं है, आप उससे हिंदी में 2 शब्द बोल कर देखिए, वो स्वतः ही जुड़ जाएगा, अपनी मिट्टी से स्वतः जुड़ जाएगा। आप कैसे हैं, बस, अरे आप भारत से हैं, एकदम ये भाव आता, आप भारत से हैं, जैसे मुझे कोई मेरा अपना मिल गया। तो ये हिंदी की शक्ति है, भाषा की शक्ति है हमारी। उसको, उस गर्व को लेकर चलें साथ में। दूसरा एक बड़ा प्रश्न आता है कि अपने ही भारत से साउथ, नॉर्थ, गुजरात, बंगाल, मराठा, इसमें जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम और छोटे-छोटे पीसेस में बंटते जा रहे हैं। वो हमको चैलेंज फेस करना पड़ा यहाँ पर कि उनको कैसे जोड़ा जाए। बाहर तो हम बाद में जोड़ेंगे, पहले अपने तो जुड़े। जोड़ा गया कैसे उनको, कोशिश, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, ये अनुभव मैं वही शेयर कर रही हूँ कि बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है, मेरा नाम शिवा है, विष्णु है। अरे आपका नाम तो हिंदी है,
हिंदी है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो तेलुगु हूँ, मैं तो तमिल हूँ। बेटा आपका नाम हिंदी है, आप खाते क्या हो? रोटी। बेटा वो तो हिंदी है। आप पहनते क्या हो? धोती। बेटा वो तो हिंदी है। आप गाते क्या हो? श्री राम जय राम। बेटा वो तो हिंदी है। आप भोजन भजन भाषा भेष आप चारों से जुड़ गए। किससे जुड़े? हिंदी से। आप हिंदी से अलग कहाँ हो? इन प्रयासों ने, ये छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैंने इन छोटे छोटे बच्चों के मन में ये भाव जगाया पहले कि आप हिंदी हो। हिंदी आपसे अलग नहीं है, आप हिंदी से अलग नहीं हो। आप बोल सकते हो भाषा अपनी, बोलो, गर्व के साथ बोलो, लेकिन हिंदी भी आपका हिस्सा है। हिंदी सबको साथ लेकर चलती है, उसका किसी भाषा से कोई विरोध नहीं। मेरे गीतों में ये आपने बराबर सुना होगा, मेरे हिंदी गीत जो लास्ट ईयर पिछले वर्ष ही निकला था। ये मैंने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि मैं प्रश्नों के उत्तर तो देती हूँ, लेकिन एक बड़ा उस पर बोलने के लिए मैंने कहा लिखूं थोड़ा सा। फिर दूसरा था कि बॉलीवुड, जिसको हम कहते हैं कि बॉलीवुड की बात ना की जाए, लेकिन उसने बड़ा रोल प्ले किया है। बॉलीवुड के गीत, बॉलीवुड के ये सोप ऑपेराज लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आप कहें या ना, चाहे माने या ना माने, लेकिन उसके जो शब्द है, वोकैबुलरी है, वहां से वो पिक करते हैं। अब ये बात दूसरी है कि अच्छी या बुरी दोनों ही पिक कर लेते हैं, और जो गलत होती है वो जल्दी पिक हो जाती है। ये प्रॉब्लम रहती जब भाषा नहीं आती कि सही ही होगा, अच्छा ही होगा जो इस पर आया। तो वहां पर शिक्षकों का रोल होता है, अभिभावकों होता है, जिनको आती है हिंदी की ये सही है और ये नहीं है, लेकिन रोल तो प्ले कर रही है। तीसरी है कि रामायण, जो ये पुस्तक साथ गई थी गिरमिटिया लोगों के साथ, अपने जो ये कैरेबियन देशों में आए थे, इस पुस्तक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। भक्ति की शक्ति, भाषा की शक्ति इसमें बहुत डेवलप हुई है लोगों के बीच में, कि रामायण पढ़ते हैं हम श्री राम को जानते हैं, हम उन पात्रों को जानते हैं, हम उन कथा को जानते हैं और उसके शब्दों को जानते हैं। तो भाषा के प्रचार प्रसार में इस पुस्तक की भूमिका बहुत बड़ी रही है। धर्म के प्रचार प्रसार में इस पुस्तक की भूमिका बहुत बड़ी रही है। भगवत गीता डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन रामायण, रामचरितमानस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब ये आता है कि जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं या 95 वर्ष के लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे विद्यार्थी हैं जो 4 वर्ष की उम्र से लेके 90-95 तक के हैं। सबका जरूरत भाषा सीखने की और सबका तरीका भाषा सीखने का अलग अलग होता है। तो आपको एज अ शिक्षक अपने लेसन प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाने पड़ते हैं, उनकी एज के अनुसार, ताकि उनकी रुचि बनी रहे उस भाषा को सीखने में। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, हम एक सा लेसन लेके चलेंगे, एक सा तरीका, तो हम खो देंगे विद्यार्थियों। ये एज अ टीचर मेरा अनुभव रहा है कि छोटे बच्चों के साथ खेल खेल में हिंदी सिखाना, फिर जब आप टीनेजर्स में गए तो उनकी जरूरत को ध्यान में रखना, वयस्कों में गए, मेरे पास जो 55-60 के हैं, उनकी जरूरत को ध्यान में रखना, या जो 95 के हैं, पहले तो उनसे पूछना कि अब आप क्यों सीखना चाहते हैं। तो वो आपको अक्सर बताएंगे कि मैं जीवन भर करना चाहता था, नहीं कर पाया, अब करना चाहता। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे वो बात है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो मैंने देखा। तो उनकी सबके लिए मैंने हमेशा लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू एज और नीड बनाया है, तो जिससे मुझे लगता है कि काफी सफलता मिली है। दूसरा, संगीत को कभी नहीं छोड़ा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो स्पेनिश बोलने वाले भी आते थे या मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले, उनको संगीत की भाषा सीखना आसान लगता था पहले, और फिर हिंदी धीरे धीरे उसके साथ थोड़ी हिंदी। तो जैसे उनको, और दूसरा है उनको भोजन बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपना भारतीय भोजन। तो भोजन के साथ आप जोड़ें तो आप हिंदी शिक्षण काफी आसानी से कर सकते हैं और उनको भाषा से जोड़ सकते हैं काफी आसानी से। फिर आता है कि समाधान, इन चुनौतियों का समाधान क्या है। तो समाधान में
जैसा मैंने देखा, अगेन मैं अपने उस पर ही जाती हूँ अनुभव पर, कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहां से मैंने सीखा कि अगर आप चाहें तो आप इवन हिंदी भाषियों को कैसे अपनी भाषा से, संस्कृति से जोड़ सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत तरीके हैं। लेकिन अपने बच्चों को जब हम हिंदी, विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षण करते हैं, तो समाधान क्या है? समाधान थे, जैसे मैंने कहा, एक तो लेसन प्लान उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो। और था वर्कशॉप्स आयोजित की जाएं मोर, जिसमें गेम्स हों उनके लिए और हिंदी में ही हों सब। ये मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। कोविड के बाद से जो है ऑनलाइन क्लासेस जितनी हो सके, क्योंकि ये एक माध्यम है इस वक्त कि हम सिखा सकते हैं ज्यादा, अधिक से अधिक, वो आयोजित की जाएं। ऑफलाइन जितना हो सकता है अवश्य करें। हमेशा प्रेफर करते हैं कि पर्सन में मिलें बच्चे। हिंदी ग्रुप्स बनाए जाएं और जो बड़े लोग हैं उनके लिए मोर गोष्ठियां, चर्चाएं, इस पर और कार्य किया जाए। और उसके लिए मैं चाहूंगी कि अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाए तो बहुत अच्छा रहे, किसी भी सरकारों की तरफ से या ग्रुप्स की तरफ से, तो रुचि और स्वतः ही जागृत होती है उस तरफ। ये एक फैक्ट है। और बच्चों को भी मैंने देखा, जब वो चाइनीज सीखना चाहते हैं या कोई और लैंग्वेज, उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि मुझे रोजगार में इसमें लाभ मिलेगा। सो हिंदी में भी ऐसा किया जाए तो आप देखेंगे कि इसका और प्रभाव पड़ेगा, कि आप हिंदी सीखोगे तो आपको रोजगार में फायदा होगा या आपको करियर में फायदा होगा। ये मैंने सिर्फ अपने और अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाहर का कोई अनुभव नहीं है मुझे इतना ज्यादा कि और संस्थानों में क्या हो रहा है या विद्यालयों में है, लेकिन इतना अधिक नहीं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी बात रखूं, जो मैंने कार्य किया है जमीनी स्तर पर, छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के, ताकि भविष्य हिंदी का उज्जवल रहे। हम तो अपने साथ बात करके हम लोग कर लेंगे, हम सीख कर आए हैं वहां से, लेकिन आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? जो बच्चे आज भागते हैं कि आई डोंट वांट टू लर्न हिंदी, माय फ्रेंड्स डोंट स्पीक हिंदी, माय स्कूल डज, ये बातें मैंने सुनी, मैं क्यों सीखूं हिंदी? इसका जवाब क्या? मुझे इससे फायदा क्या होगा? तो वो फायदे हमको कई बार उनको दिखाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि बेटा इससे आपको ये फायदा होगा। पहले होता था कि आप अपने परिवार से बात कर पाएंगे, भारत जाएंगे तो सबसे बड़ा, आप रिश्तेदारों से बात कर पाएंगे, फ्रेंड्स से। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये बच्चे वहां जाते हैं तो वो अपनी अंग्रेजी प्रैक्टिस करते हैं इनके साथ, ये फैक्ट है। तो ये कहते हैं हम कहाँ अभ्यास करें हिंदी? तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और अपने आप, जैसे मैंने कहा, हिंदी पर हम पहले खुद गर्व करें, खुद हिंदी को समझें, जानें, प्यार करें। ये अभी मैंने ये जो, देखिए मेरे मन में नहीं था लेकिन मैं ये आपको सुनाती हूँ। 2 लाइनें ये थी, मुझको सीखो, ये मैंने कल पढ़ी थी, मुझको जानो। मैं हिंदी अति प्यारी हूँ, सहज सरल मनहारी हूँ। मैं हिंदी अति प्यारी हूँ, मुझको सीखो, मुझको जानो, मुझको सीखो, मुझको जानो, समझो और मुझको पहचानो। कहे कादम्बरी मान करो तुम, कहे कादम्बरी मान करो तुम, मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ। मैं हिंदी अति प्यारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी आपका, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इतने अच्छे लोगों से मिलने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने जहां आपने हमारे दर्शकों जिज्ञासा का समाधान किया अपने वक्तव्य में, कि किस तरह की चुनौतियां सामने आई थी, किस तरीके से शुरुआत हुई इस सफर की। उसके साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के मध्य
स्थापित की। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम मानव हैं तो अक्सर हम चुनौतियों की तरफ देखते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, इस तरफ ध्यान जाता है, और आपने इस तरफ हमारा ध्यान कराया। बहुत बहुत आभार। निर्मला जोशी जी वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, वे भी लिख रही हैं कि किन आपने बताया, आपका हार्दिक आभार। भारद्वाज जी, डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि, आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। नीदरलैंड से डॉक्टर आनंद शिंदे हैं, और आपके गायन की भी तारीफ कर रही हैं, और आपके वक्तव्य की भी बहुत तारीफ हो रही है, साधुवाद मिल रहा है। तो आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए, अब अमेरिका से हम लोग चलते हैं श्रीलंका की ओर। वैसे तो श्रीलंका से हमारे भारत के संबंध बहुत ही अच्छे अटूट संबंध हैं, और इसके बाद मेरा एक अटूट संबंध बन गया है कि अतिला जी से मुझे लगता है ये संबंध भी कायम ही रहेगा। अतिला कोतवाल जी संस्थापक हैं, निदेशक हैं हिंदी संस्थान श्रीलंका की, और पिछले 25 वर्षों से आप हिंदी के लिए शिक्षण का कार्य कर रही हैं, हिंदी का लेखन भी कर रही हैं, और हमारे नए विद्यार्थियों को भी स्थापित कर रही हैं, भारत लेकर भी आती हैं। पिछले माह एक लंबा समय आपके साथ बिताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपको करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपसे मेरा प्रश्न है अतिला जी, आप भी स्वयं अहिंदी भाषी हैं, सिंगली भाषी हैं, और अहिंदी भाषी देश में ही रहती हैं, हालांकि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो जब आप जिस देश अहिंदी भाषी देश में जब आप हिंदी पढ़ाते हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा, संस्कृति हिंदी शिक्षण को किस तरह से प्रभावित करती हैं, और आप इसमें किस तरीके से सामंजस्य बिठाती हैं? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। मंच आपका है। बहुत बहुत आभार ऋतु जी। और ये मेरा सौभाग्य है, अभी अभी हम सब मिले थे। अभी जरीना जी से मुलाकात हुई, और कादम्बरी जी से, और आपसे। सब लोग बहुत महीने तो नहीं बीते लेखक गांव में, तो आज इसी तरह से सब लोग मिल रहे हैं साथ में। और कादम्बरी जी से तो मुलाकात हुई थी विश्वरंग में, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऋतु जी को मैं अपनी सखी मानती हूँ हमेशा। वे कुछ ना कुछ हिंदी के संबंध में कुछ ना कुछ सलाह देती रहती हैं, तो हम सब एक साथ मिलकर एक ही भाषा का प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए। और जैसे कि आपने पूछा कि हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने वैसे बताया कि मैं अतिला कोतलावन हूँ श्रीलंका से। मैं 25 साल से श्रीलंका में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा अपना संस्था है, हिंदी संस्था श्रीलंका। तो इसमें 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को अभी पढ़ाने का अवसर मुझे मिला। और साथ साथ 2006 से मैं भारतीय दूतावास के साथ जुड़ी हूँ, और यहाँ के विद्यार्थियों को हिंदी सिखा रही हूँ। जैसे कि कादम्बरी जी ने कहा कि मेरे भी 4 वर्ष से लेके 90 तक की उम्र के, अलग अलग उम्र के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं। तो थोड़ा सा अलग अलग स्तर को पढ़ाना, और इस तरह के अलग अलग स्तर के लोगों तक पहुंचना, और थोड़ा सा चुनौती है वहाँ पे। और श्रीलंका में हिंदी, यहाँ तो श्रीलंका तो पूरी तरह से यहाँ पे सिंहली का बोलबाला है, सिंहली और तमिल का। ज्यादातर सिंहली लोग रहते हैं, लेकिन हिंदी का तो दूर दूर तक, मतलब भारतीय लोग तो बहुत कम है यहाँ आके, या तो कोई नौकरी में आए हुए हो, और इसलिए माहौल पूरी तरह से मतलब है नहीं, मतलब हिंदी में बात करने का माहौल बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन शुरुआत से ही श्रीलंका में हिंदी गीतों के प्रति, हिंदी फिल्मों के प्रति बहुत ही आकर्षण रहा। जैसे सभी लोग उसी पर आकर्षित होते हैं। यहाँ सिलोन रेडियो तब से वो चलता है, तो उसी समय से लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और ये भी एक कारण है श्रीलंका में हिंदी के प्रचार के लिए कि सिंहली भाषा
और हिंदी भाषा दोनों एक ही संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषाएं हैं। हमारा स्रोत एक ही है, इसलिए हमें हिंदी सीखने में आसानी भी होती है। बहुत सारे शब्द एक समान हैं, जैसे प्रसन्नता, सीमा, ऋतु, ये सभी शब्द सिंहली भाषा में भी है। तो इसलिए मतलब दोनों भाषाओं की समानताएं और संरचनागत संरचना में जो समानता है वो सब हिंदी सीखने के प्रति आकर्षित करती है और साथ में आसानी भी होती है। और साथ साथ जैसे भारत और श्रीलंका, हम दोनों देशों की संस्कृतियां एक जैसी है। जैसे आप लोग नमस्ते, भारत में नमस्ते कहते हैं, हम आयुबोवन कहते हैं, तो ऐसे ही हाथ जोड़ के। तो शुरुआत में तो जैसे भारत के हैं तो नीचे बैठ के खाना, तो आजकल तो वो सारा मतलब बदल गया है, लेकिन शुरुआत की जो संस्कृतियां रही हैं, तो श्रीलंका भारत ऐसे, मैं तो दो देश नहीं मानती। हम तो, हमारा तो गुरु देश भारत है, तो हम मतलब भारत के ही एक छोटा सा हिस्सा हम अलग हैं, लेकिन इन्हीं गुरु देश को देखते हम चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारा इतने सदियों पुराना संबंध है, रामायण काल से जो चला आ रहा है। तो ये सब है। और हिंदी सिखाने में यहाँ पे जैसे अगर मैं बता दूं तो हम सिखाते हैं यहाँ पे मतलब विदेशियों को, मतलब श्रीलंका में तो विदेशी भाषा के रूप में हमें पढ़ाना पड़ता है। तो विदेशी भाषा के रूप में यहाँ पे वैसे मैं ये भी बता दूं, 8 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, 80 विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे निजी संस्थाएं हैं जो हिंदी पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। तो ये सभी में जैसे, और ऊपर से ये भी है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाएं यहाँ चलती है, केंद्र हिंदी संस्थान की परीक्षाएं यहाँ चलती है, और ये सभी परीक्षाएं तो चलती है। वो सभी में कोई पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ तो पाठ्यक्रम तो हम पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम में बहुत मतलब साहित्य पढ़ाते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य, साथ में भाषा विज्ञान सब पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बोलचाल की हिंदी पर जो बल दिया जाता है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे ना माहौल है और ना पाठ्य पुस्तकों में उसके लिए जगह है। केवल जब से हमने केंद्रीय संस्थान की परीक्षाएं शुरू की उनमें है, मतलब एक मौखिक परीक्षा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर मुझे दिखता है कि शिक्षक भी ज्यादातर वो बाकी मतलब व्याकरण पर, या तो मतलब पहले अक्षर सिखाते हैं फिर व्याकरण पर बल देते हैं, लेकिन अंत में हिंदी बोलचाल हिंदी पर आते हैं। तो ये देखा जा सकता है, चाहे ये मान के चलिए यहाँ 4 साल या 3 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी जब निकल के आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी में बोल नहीं पाते, लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन बोल नहीं सकते, बोलने में बहुत झिझक होती है। कोई भारतीय देखते हैं तो ये लोग मतलब कुछ पूछते हैं तो भागने लगते हैं कि वो मतलब जिस स्पीड में जो भारतीय मतलब आप लोग बोलते हैं उस स्पीड को ये लोग पकड़ नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे है कि इस चुनौती के लिए समाधान के रूप में मुझे लगता है बहुत ज्यादा हमें बोलचाल हिंदी पर ध्यान देना चाहिए, और साथ में जैसे वो बहुत अच्छे से बोलने वाले उच्चारण अच्छे जो भारतीय लोगों को जोड़ना चाहिए, भारतीय मतलब शिक्षकों को जोड़ना चाहिए, जोड़ के उनके साथ ज्यादा, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का तो बहुत बड़ा बोलबाला है। कहीं चाहे किसी भी देश में हो, कहीं पे भी हो, तो एक क्षण में हम जुड़ सकते हैं। तो कोई ऐसा मंच
शुरू होना चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो, विदेश में हो, लेकिन बोलचाल की हिंदी के लिए वो मदद मिले। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी कमी यही दिखती है। तो बाकी आगे तो हिंदी सीखने के लिए अभी फ़िल्में देखते हैं, और फ़िल्मों के प्रति आकर्षण रहने के कारण जो भी नया मतलब मेहंदी लगाना, तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। तो जिस तरह से वो पहनते हैं, वो भारतीय पहनावा, और थोड़ी बहुत वो वहाँ से शब्द भी पकड़ लेते हैं। यहाँ के तो सब लोगों को कुछ ना कुछ मतलब हिंदी शब्द तो ज़रूर आते हैं, और लोगों के मुँह में बहुत हिंदी गानों की बोली तो रहती है। मतलब गाना गाते हैं, उच्चारण सही भी रहता है, क्योंकि श्रीलंका सिंहली भाषा और हिंदी भाषा की जो समानताएं हैं, उस वजह से भी मतलब बहुत सारे अक्षर उच्चारण करना आसान है हमारे लिए। मतलब पूरा जो पूरी देवनागरी वर्णमाला जो है, वही वर्णमाला सिंहली में भी है। मतलब उच्चारण अक्षर अलग है, लेकिन उच्चारण एक ही है। तो इसलिए ये आसानी रहती है। तो सब लोग गाना गाते हैं, और लेकिन उसका मतलब नहीं जानते, बिल्कुल नहीं समझते। तो कभी-कभी ये भी होता है, उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशंस होता है, तो वो गाने के साथ मेल नहीं खाता। तो गाने की बोली और संगीत उससे आकर्षित होके लोग गाना गाते हैं। तो ये सब है। और पहले जैसे तो चुनौतियाँ सामग्री को लेके अब है नहीं, क्योंकि पहले तो हर हर जगह पे हमें ये बताना पड़ता था कि पुस्तकों की कमी है, सामग्री नहीं है। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो ऑनलाइन पे तो सब कुछ मिल जाता है। तो लेकिन आजकल की सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि बच्चे खुद एआई का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी अभी-अभी हमने हिंदी दिवस पर प्रतियोगिताएँ रखी थी, और उसमें निबंध लेखन का था, और निर्णायक मंडली बैठे, और मैंने मतलब 2-3 बार मैं वहाँ पे जाके पूछ के आई। तो आप लोगों को तो मतलब ये देख-देख के कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, मतलब बच्चे लिखते हैं, शुरुआती समय में बच्चे लिखते हैं, तो उनकी हिंदी पढ़-पढ़ के कभी-कभी हमें भी भ्रम होने लगता है, क्या हम सही हिंदी का प्रयोग करते हैं? मतलब ये लोग जो गलत लिखते हैं ना, उसी मतलब वो पढ़-पढ़ के हमें खुद भ्रम होने लगता है कि क्या ये सही है कि जो हम जानते हैं वो सही है। लेकिन तो इस वजह से फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या तो आप लोगों का दिमाग तो ठीक जगह पे है ना? तो ये पढ़-पढ़ के हिंदी तो खराब नहीं हो रही है ना बच्चों की हिंदी पढ़ के? फिर बता रहे हैं, नहीं अतिला जी, अभी ये समझना होता है, ये सब हमें तो लगता है सभी लोगों ने एआई का प्रयोग किया। कहीं पे वो डाल के वही लिखा, तो वो तो समझ में आता है। इतने भारी शब्द ये बच्चे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इसी तरह से मतलब अभी कोई प्रतियोगिता चलाते हैं, तो वहाँ पे चुनौती है किस तरह से मतलब वो चयन करे कि किसने वो एआई का प्रयोग किया, किसने नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती है। तो या तो ऐसी प्रतियोगिताओं को तो आमने-सामने किया जाना चाहिए, कराया जाना चाहिए। आगे तो ऐसा ही यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हिंदी के शिक्षण में भी। और और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, श्रीलंका में रह के, एक तो जैसे ज़रीना जी ने कहा लिंग भेद का जो है, तो वो समस्या हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग करके। तो हमें तो नपुंसक लिंग को भी स्त्री और पुरुष में डालना है, तो हर जगह लिंग की समस्याएँ आती ही है। तो ये है। और कुछ मतलब जहाँ कहीं पे भी वो समानताएँ नहीं है, वहाँ पे तो पढ़ाते समय दिक्कत होती है। और और साथ में ये भी होता है कहीं-कहीं पे उच्चारण को लेके, मतलब है का जो उच्चारण है, तो उसमें जो ऐसा लगता है श्रीलंका में कहीं-कहीं पे अलग-अलग हिंदी के गुरुकुल बने हुए हैं।
किसी शिक्षक ने कुछ अपनाया तो अपने विद्यार्थियों को सिखाया, तो उनका तो नहीं, इसी तरह से पढ़ाना चाहिए। तो आपको इसी तरह से उच्चारण करना चाहिए। कभी-कभी गलत भी होता है, लेकिन वो ऐसे चलता रहता है। तो तो एक तरह से श्रीलंका में शिक्षकों में मेल नहीं है, तो ये थोड़ी-सी समस्या है। तो मतलब ये इस शिक्षकों मतलब इस गुरुकुल से आए हैं, मतलब हिंदी तो भारत की भाषा है और इसकी क्या है, मानक हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, तो सभी को ये करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं पे ये ऐसा नहीं होता, तो समस्याएँ उसमें भी उत्पन्न होता है यहाँ पे हिंदी पढ़ाने में। बस ये सब है और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरे तो 25 साल का अनुभव है यहाँ पे हिंदी पढ़ाते हुए, तो वो तो अपने अनुभव बता दूँगी तो आज पूरा दिन भी कम पड़ेगा। तो अब सभी लोग भी ऐसे हैं, जैसे कादम्बरी जी ने कहा कि 40 साल से लगी हुई है, 40 साल से ना, तो 40 साल, 30 साल जो भी है। 32 तो वर्ष। सभी लोगों का वही है, तो बस यही कामना है कि हम सब मिलके हिंदी को आगे बढ़ाने में मदद करें और एक-दूसरे की मदद करें। हमें विशेष रूप से भारतीय हिंदी शिक्षकों की मदद की ज़रूरत बहुत है कि यहाँ पे विशेष रूप से हिंदी बोलचाल की हिंदी से बच्चों को मतलब अभ्यास करवाने के लिए, तो उसके लिए कोई मंच तैयार हो, कर सकें हम सब मिलके, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस ये बता के मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सब आपका बहुत बहुत आभार अजय जी, आपने बहुत सुंदर शब्द अपना वक्तव्य रखा और भारत से श्रीलंका के संबंधों को करते हुए आपने हमारे भाषाई संबंधों के बारे में भी बताया। और सच में जब हम हिंदी भाषी हिंदी सीखते हैं, तो जब वो हिंदी सिखाते हैं विशेष रूप से उच्चारण में, तो कहीं ना कहीं वो जो उच्चारण है वो उनकी अपनी भाषा की ध्वनि वहां पर उभर के सामने आती है, जिसके कारण कभी कभी शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाए। आपने बताया तो ये बहुत ही पूर्ण है। सही और हम बात है, शीघ्र सही टाइम बात भी है। ऐसा हमारा विचार भी था कि बच्चों के लिए वार्तालाप का एक हो, उसमें कोई विषय ना हो और सिर्फ वो अपनी बात करें। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसा भी हम कार्यक्रम शुरू करें अपने दूसरे पेज से। तो आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम चलते हैं श्रीलंका, कतर की ओर और कतर से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर विनीता कंवर राठौर जी को। आप साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं और वर्तमान में आप डीपीएस स्कूल कतर में पढ़ा भी रही हैं। तो मैं हमारे दर्शकों का आपसे पूछना है आदरणीय विनीता जी, अभी सबने बताया कि ये तो अपने गृह नगर में रहकर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शिक्षण कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गृह नगर से दूर एक ऐसे देश में, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि दुबई हुआ, कतर हुआ और जितने भी अरबिक देश हैं, वहाँ पर कुछ बाध्यता होती है सिखाने की भाषा। और इन आपके पास तो क्योंकि आप वहाँ शिक्षा दे रही हैं और कक्षा में आपके यहाँ सिर्फ अरबी भाषा बोलने वाले बच्चे नहीं होंगे, अनेकों भाषा बोलने वाले बच्चे। धन्यवाद रितु जी। नमस्कार। एम आई ऑडिबल? यस, मैं सुनाई नमस्ते दे जी। रही हूँ? हाँ जी। जी। नमस्कार। कतर की इस सुनहरी रेत और दोहा के आधुनिक क्षितिज से मैं विनीता कंवर राठौड़ आप सभी का आत्मीय अभिनंदन करती हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मानंदन पांडे जी आपको इस सार्थक और दूरगामी सोच वाले आयोजन के लिए कोटिशः साधुवाद। साथ ही मंच पर उपस्थित अन्य देशों से पधारे विद्वान वक्तागण डॉक्टर कल्पना लाल जी, डॉक्टर जेरिना जी, कादम्बरी जी, अतिला जी और फेसबुक लाइव के माध्यम से दुनिया भर से जुड़े सभी हिंदी प्रेमी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम।
साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि कतर की इस धरती पर पिछले कई वर्षों से हिंदी की कोमल क्यारियों को सींचने वाली एक प्रवासी अध्यापिका के रूप में उपस्थित हूँ। मेरी बात किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि मेरी कक्षा के उस पहले दिन से शुरू करती हूँ, जिसने मुझे एक शिक्षक से साधक बना दिया। जब मैंने कतर में पहली बार हिंदी की कक्षा ली, तो मेरे सामने केवल बच्चे नहीं बैठे थे, मेरे सामने बैठी थी एक पूरी बहुभाषी दुनिया। कोई भारत के अलग अलग प्रांतों में, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, गुजरात आदि में जन्मा था। किसी के उच्चारण में मिट्टी की खुशबू थी, तो किसी की भाषा में समुद्र की लहरें। कोई नेपाल से आया था, कोई बांग्लादेश से, कोई श्रीलंका से, तो कोई पाकिस्तान से। और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका जन्म कतर में हुआ था, पर जड़ों में भारत बसता था। मैंने मुस्कुराकर बच्चों से पूछा, बच्चों, हिंदी कौन कौन बोल सकता है? कक्षा में 2-3 हाथ संकोच से उठे, कुछ हाथ आधे उठे, जैसे मन तो चाहता हो, पर आत्मविश्वास की कमी ने पीछे खींच लिए हों। बाकी बच्चे चुप थे, नजरें झुकी थी, होठों पर सन्नाटा। और तभी पीछे की बेंच से एक मासूम सी आवाज सुनाई दी, मैम, हम हिंदी समझते हैं, पर बोलते नहीं। साथियों, उस एक वाक्य ने मुझे पूरी कक्षा की उस एक वाक्य से मुझे पूरी कक्षा की कहानी मिल गई। उसी क्षण मुझे समझ आ गया, कतर में हिंदी शिक्षण एक सामान्य शिक्षण नहीं है। यहाँ समस्या ज्ञान की नहीं, आत्मविश्वास की है। पहली चुनौती थी डर। यहाँ बच्चे हिंदी से नफरत नहीं करते, वे उससे डरते हैं। डर गलत बोलने का, डर हंसी उड़ने का, डर नंबर कटने का। और तब मैंने स्वयं से पूछा, अगर कोई भाषा डर दे रही है, तो उस भाषा से प्रेम कैसे जगाया जाए? मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने उस दिन किताब बंद कर दी और कहा, आज हम सिर्फ बात करेंगे, कोई व्याकरण नहीं, कोई सुधार नहीं। एक बच्चा बोला, मैम, मेरी नानी इंडिया में रहता है। वाक्य गलत था, पर भाव सही था। मैंने तालियां बजाई और बजवाई, और वही बच्चा जो हिंदी से डरता था, अगले दिन से सबसे पहले हाथ उठाने लगा। यहीं से मेरी शिक्षकीय यात्रा ने मुझे पहला समाधान दिया। पहले संवाद, फिर सुधार। दूसरी चुनौती थी मातृभूमि से दूरी। साथियों, हम प्रवासी हैं। हमारे बच्चे, कतर का बता रही हूं मैं, कतर में इंडिया मतलब गर्मी की छुट्टियां बताने वाला देश। साथियों, हम प्रवासी हैं। हमारे बच्चे भारत को जीते नहीं, उसे याद करते हैं। उनके लिए हिंदी त्योहारों की भाषा है, दादा दादी की आवाज है, नाना नानी का दुलार है, और कभी कभी माँ की डांट की भी भाषा है। तो मैंने हिंदी को स्मृतियों से जोड़ना शुरू किया। मैंने उनसे उनके अनुभवों पर बात की। दिवाली कैसी लगती है, ईद कैसे मनाते हो, और भारत की छुट्टियों की कहानियां सुनाओ। और वही बच्चे जो पाठ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके अनुभव बोलने लगे। वो अलग बात है कि उनके अपने प्रदेश की, अपने घर के उच्चारण में वो अपनी हिंदी बोलने लगे, और उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। क्योंकि प्रवास में हिंदी केवल एक विषय नहीं, बल्कि उनकी जड़ों की खुशबू है। तीसरी चुनौती, अभिभावक अभिभावक अभिभावकों की चिंता। एक दिन एक अभिभावक ने मुझसे कहा, मैम, हिंदी में मेरा बच्चा बस पास हो जाए, बच्चा तो आगे जाकर अंग्रेजी में ही काम करेगा ना। मैं मुस्कुराई और पूछा, रोजगार की भाषा तो वह सीख लेगा, पर आत्मा की भाषा और विचारों की भाषा, भावों की भाषा कहाँ से लाएगा? साथियों, मेरा मानना है, हिंदी सिर्फ अंक नहीं, बल्कि एक बच्चे का अपने अस्तित्व से जुड़ाव है, सोच विचार की भाषा है, हमारी असली पहचान है। समाधान जो मैंने अपनाए, अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ। हिंदी मैंने बच्चों को कविता लिखने दी, गलत सही की चिंता किए बिना।
मैंने कहानी पूरी नहीं करवाई, उसे बच्चों के विचारों के अनुसार बदलने भी दिया। जैसा मन किया, जैसा बच्चे ने लिखा। मैंने डायरी लिखने की आदत डलवाई, जिससे वो आज अनुच्छेद लिखना सीख गए हैं। नन्हे संवाद, छोटे नाटक, 2 पंक्तियों का पाठ जब म जब बच्चे मंच पाते हैं ना, तो भाषा उनका आत्मविश्वास बन जाती है। तकनीक को अपनाया, मैंने देखा जो बच्चा लिख नहीं पाता है, उसे मैंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपनी आवाज़ देने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने हिंदी को डिजिटल और कूल बनाया। शिक्षक की भूमिका और जो मेरी आत्म स्वीकृति भी है, अंत में मेरी एक शिक्षक के रूप में यही आत्म स्वीकृति है, हम यहाँ केवल भाषा नहीं सिखा रहे हैं, हम एक विरासत सौंप रहे हैं। मैं अपनी कक्षा में हमेशा कहती हूँ, हिंदी परफेक्ट नहीं चाहिए, हिंदी दिलों में चाहिए, भावों में चाहिए। कतर में हिंदी शिक्षण मेरे लिए संघर्ष नहीं, एक अपार संभावना है और हम सब उस संभावना के वाहक हैं। यदि हम शिक्षक और अभिभावक गर्व से हिंदी अपनाएंगे, तो हमारी नई पीढ़ी उसे जरूर अपनी धड़कन बनाएगी। पुनः डॉक्टर रितु जी और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय कतर, जय भारत। बहुत बहुत आभार विनीता जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षित करती हैं और बहुभाषी बच्चों को शिक्षित करती है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि डॉक्टर कादम्बरी आदेश जी ने भी कहा, अतिला जी ने भी कहा और हमारी बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि संभावनाएं, भाषा में संभावनाएं भी होनी चाहिए, एक रोजगार की संभावना भी होनी चाहिए। तो ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कहा भी कि पहले हिंदी सीखी जाती थी इसलिए कि हम विदेश में रहते हैं और हमारे भारत में रहने वाले परिवार से संबंध हमारा थोड़ा सुगम हो जाए, भाषाई वार्तालाप हमारा हो सके इसलिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हिंदी एक आवश्यकता बनती गई, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु के रूप में अब विश्व में स्थापित हो गया है, तो रोजगार की संभावनाएं भी इसमें अधिक होनी चाहिए। तभी बच्चे शिक्षित होंगे और तभी उनका उत्साह भी बढ़ेगा हिंदी सीखने के लिए। और आपने कहा भी कि हिंदी शिष्ट होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। और भारतीय सिनेमा का तो इसमें योगदान है ही। सबने कहा कि भारतीय सिनेमा ने, मतलब उन्होंने कहा, जरीना जी ने कहा कि उनकी माता जी को बहुत पसंद था भारतीय सिनेमा और उनकी वजह से वह हिंदी शिक्षिका बन गई। अतिला जी ने कहा उनको भारतीय कल्चर बहुत पसंद थी, संस्कृति बहुत पसंद थी, इसलिए उनका जुड़ाव ऐसे हुआ। कादम्बरी जी ने भी यही कहा कि वो जो अपने साथ विरासत लेके गई थी उसको वहां पौधा उन्होंने लगाया, और आपने भी यही कहा। तो मुझे लगता है कि हम सब शिक्षक का कार्य में भी कर रही हूँ नीदरलैंड में, तो मुझे लगता है कि हम सब केवल शिक्षा ही नहीं बाहर लेकर जाते विदेश में, हम भारत की भाषा ही नहीं लेके जाते, संस्कृति लेके जाते हैं, एक पूरी सभ्यता लेके जाते हैं। तो हमारा दायित्व सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना नहीं है, सिर्फ हिंदी देना नहीं है, भारतीय विरासत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाना भी है। और ये हमारा कर्तव्य, हमारे साथ साथ ये अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि वे घर में हिंदी बोले, चाहे बच्चों से आधा घंटा हिंदी बोले, क्योंकि बच्चा हमारे पास कितनी देर रहता है, शिक्षकों के पास 5 घंटे, और कभी कभी यदि ऑनलाइन लेसन है तो 1 घंटा रहेगा। एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ते हैं विदेशों में बच्चे, तो 30 से 40 मिनट बच्चा शिक्षकों के पास रहता है। उसके बाद जो वो सीख कर आता है, उस सीख को दोहराना और उसको आगे बढ़ाना अभिभावकों का भी कर्तव्य होता है। तो यदि अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर काम करेंगे तो हिंदी विश्व की पहली भाषा बन जाएगी, ऐसा मेरा विचार है और ऐसी सोच है। तो आज की चर्चा ये स्पष्ट करती है कि विदेशों में हिंदी शिक्षण चुनौती नहीं, एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है, और ये उत्तरदायित्व आप जैसे शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि आपने मेरे अनुग्रह को स्वीकार किया और हमारे आज के कार्यक्रम की चर्चा को सफल बनाया। हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का, हिंदी प्रेमियों का, साहित्य मनीषियों का भी मेरे हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि अपनी टिप्पणियों से उन्होंने हमारे वक्ताओं का
उत्साहवर्धन किया और मान बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत आभार। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी।